हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और आज हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चन। ठीक है, आज हम एग्जाम्पलर से क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी 2 चैप्टर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकबाल treated a lustrous divalent element M with sodium hydroxide. He observed the formation of bubbles in a reaction mixture. He made the same observation when this element was treated with the hydrochloric acid. एक क्या लिया है, एलिमेंट लिया है, और कैसा एलिमेंट है, डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट का क्या मतलब होता है, जिसकी वैलेंसी या फिर जिसपे चार्ज 2 होता है उसको हम डाइवेलेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा या तो वो कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम पे कितना वैलेंसी होता है, 2 होता है कैल्शियम की वैलेंसी, प्लस इस पे चार्ज भी 2 होता है। तो ऐसे हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं जो डाइवेलेंट हो। इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें मेंशन कर रखा है, बट अभी हमें पता नहीं है कि वो एलिमेंट कौन सा है, तो हम एज इट इज एम लिख देते हैं। इसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे हम। तो ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल इन अ रिएक्शन मिक्सचर। जब इनका रिएक्शन होगा तो एक बबल हमें दिखाई देगा। ठीक है, रिएक्शन करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, Na2 एंड MO2 प्लस H2। ठीक है, क्योंकि सोडियम, ऑक्सीजन और मेटल हमने एलिमेंट हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब जो बचा यहाँ का हाइड्रोजन वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो भी इसमें गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, H2 गैस रिलीज होगी। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब वो क्या कह रहे हैं, he made the same observations when this element was treated with hydrochloric acid. सेम एलिमेंट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसमें भी गैस रिलीज होगी। तो एलिमेंट के साथ हमने रिएक्शन कराया है HCl का, हमें क्या मिलेगा, MCl2। ठीक है, और साथ में हमें मिलेगा H2 गैस, यहाँ पे भी रिलीज हो रही है। बैलेंस कर देते हैं 2HCl। फिर क्या कह रहे हैं, सजेस्ट हाउ कैन ही आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस्ड गैस व्हेन केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द रिएक्शन। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें से हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे गैस के पास, और अगर ये पॉप साउंड करके इफेवेंस दे रहा है तो ये हमें एश्योर करता है कि जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। Which material will be used as anode and cathode refining for silver metal by this process? Okay, सिल्वर मेटल का हम यहाँ पे रिफाइनिंग कर रहे हैं, हमें ये बताना है कि कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। तो फर्स्ट वाली का आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर रॉड। यहाँ पे है हमारा सिल्वर मेटल रॉड एट कैथोड, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्योर सिल्वर, क्योंकि जो कैथोड होता है उस पे आएगा हमारा प्योर, और जो एनोड होगा उस पे हमारा जाएगा प्योर सिल्वर, इम्प्योर सिल्वर। तो ये है हमारा प्योर सिल्वर एट कैथोड एंड इम्प्योर सिल्वर एट एनोड। ठीक है, या फिर विल गिव एनोड। उसके बाद सजेस्ट अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। अब हमें बताना है कि सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट या फिर सुटेबल इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या होना चाहिए सिल्वर के लिए। तो जिस चीज का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसी का हमें सोल्यूशन भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया है और उसका सोल्यूशन हम किसी दूसरे का ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जिसका हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसी का हमें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भी लेना है, तो उसमें सिल्वर आना ही आना चाहिए। तो बी का क्या आंसर हो जाएगा, AgNO3 का हमने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया है, एक्वस सोल्यूशन है ये। सी है, इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट।
अब हम यहाँ पे रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो कैथोड पे हमें ऑलरेडी प्योर सिल्वर मिल चुका है, एनोड पे हमें मिला है इम्प्योर सिल्वर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैथोड। कैथोड पे हमें मिला है Ag प्लस, Ag ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और हमें मिल गया है प्योर सिल्वर, ठीक है। एनोड पे Ag था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और Ag प्लस बन गया, यानी कि कैटायन बन गया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने कर लिया है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद mineral acid, hydrogen gas is liberated, but when metal except manganese and magnesium treated with HNO3, hydrogen is not liberated. ऐसा क्यों है? देखो, जो HNO3 होता है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है? खुद का रिडक्शन कर लेता है। तो जो HNO3 होगा वो खुद को रिड्यूस कर लेगा NO में, यही रीजन है कि वो H2 गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं, HNO3 is a oxidizing agent, so it reduce itself in NO, ठीक है। ये खुद का रिडक्शन कर देता है और ये H2 गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपाउंड X एंड aluminium are used to join railway tracks. Identify the compound X. हमें बताना है कि कंपाउंड X क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑलरेडी हमें पता है और हम क्या करेंगे, ट्रैक्स में, रेलवे ट्रैक्स में और दूसरा कंपाउंड क्या यूज होता है? ऑफ कोर्स आयरन की फिलिंग होगी उसमें, तो आयरन और ऑक्सीजन का हम उसमें मिक्सचर डालेंगे, तो क्या हो जाएगा? Fe2O3, ठीक है। तो हमें कौन सा कंपाउंड मिल गया? एक्स कंपाउंड मिल गया। यहाँ पे एक्स कंपाउंड है हमारा Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और आयरन कौन सा है हमारा? यहाँ पे आयरन थर्ड ऑक्साइड है ये। उसके बाद है बी, नेम द रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये थर्माइट रिएक्शन है। ये हमारा थर्माइट रिएक्शन है। सी है, राइट डाउन इट्स रिएक्शन। अब हमें रिएक्शन करना है, तो एल्यूमिनियम के साथ जब आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं, प्लस हीट बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 आयरन है, तो यहाँ पे भी 2 आयरन हो जाएगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी हमारा यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस है, तो हमने इसका भी आंसर लिख दिया है। थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन ZnCO3, ये 3 है, व्हाट हैपन व्हेन ZnCO3 इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ZnCO3 को हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा? ZnO प्लस CO2, ठीक है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंसिंग देख लेते हैं। यहाँ पे जिंक बैलेंस है, कार्बन और ऑक्सीजन सब बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ मिक्सचर ऑफ Cu2O and Cu2S, copper oxide and copper sulfide is heated. Okay, copper oxide plus copper sulfide, इनका रिएक्शन कराएंगे हम। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक तो SO2 प्लस कॉपर, यही बनेगा। अब हम करते हैं इसको बैलेंस। कॉपर यहाँ पे बैलेंस, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इधर मुझे 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब कॉपर कितने हो गए यहाँ पे? 4 प्लस 2 6,
तो यहाँ पे 6 कॉपर हो जाएगा, और सल्फर यहाँ पे एक ही है, और यहाँ पे भी सल्फर एक ही है, बाकी सब बैलेंस है। 2 2 4 + 2 6, ठीक है। सल्फर एक है और ऑक्सीजन भी 2 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये हमारा एक बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। ओके, तो 7th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when when a metal is an important constituent of our food and form two oxides B and C, ठीक है। ऑक्साइड B is toxic whereas oxide C cause global warming। एक नॉन मेटल A है, ठीक है, वो क्या है, हमारे फूड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसी से मिलके दो ऑक्साइड्स बने हैं, कौन से, एक B है और एक C है, और B वाला क्या है, टॉक्सिक है, और C क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई A, B एंड C। देखो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, मीथेन यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जनरली कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका सी का आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और टॉक्सिक गैस कौन सी है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, तो ये बी है। और ये दोनों किससे मिलके बने हैं, जो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं जो जनरली हमारी एवरीडे लाइफ में यूज किया जाता है, वो है कार्बन, कार्बन से ही मिलके ये दोनों बने हैं, तो जो हमारा ए हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन। सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई कर दी है, ए बी एंड सी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बी है, टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग, यानी कि कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, अब हमें ये बताना है। तो क्योंकि आपके बुक में 5th चैप्टर नहीं था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ये वाला कि कौन से ग्रुप से या फिर कौन से पीरियड से कार्बन बिलोंग करता है, पर यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, जो कार्बन होता है वो 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एलिमेंट ए react with water to form a compound B, ठीक है। कोई एक ए एलिमेंट है, इसका रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराया है और हमें मिल रहा है कंपाउंड बी, विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। जो भी कंपाउंड बी होगा वो व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। द कंपाउंड बी, फिर कंपाउंड बी ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड, टू फॉर्म एन ऑक्साइड सी ऑन विच ट्रीटमेंट विथ वाटर गिव्स बैक, ठीक है। इसका रिएक्शन फिर सी, सबसे पहले हमें बताना है कि बी क्या होगा, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए क्या होगा। देखो इसमें एक हिंट दे रखी है, व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, तो वो हमारा व्हाइट वॉशिंग में यूज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे जो ए होगा, ए ऑलरेडी इन्होंने एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कैल्शियम। अब देखो जब कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, सबको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। कैल्शियम 1 था, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, H2, यहां से आ जाएगा H2, अब ये बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर भी 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 एंड कैल्शियम 1, ठीक है। अब ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस है, तो हमने ए भी आइडेंटिफाई कर लिया है और यहाँ पे हमारा बी भी आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग टू फॉर्म एन ऑक्साइड सी, जब हम बी को हीट करेंगे, यानी कि सी के OH के फुल ट्वाइस को जब हम हीट करेंगे तो हमें कंपाउंड सी मिलेगा। देखो इसको हीट करने पे क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर,
हीट करने पे हमें यही मिल रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर बैलेंसिंग देख लेते हैं। एक ही कैल्शियम है यहाँ पे भी एक ही कैल्शियम है। ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी 2 है। ओके, तो हमें यहाँ पे सी भी मिल गया है। Which on treatment with water gives back B, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट अगर मैं वाटर के साथ कराती हूँ, CaO का ट्रीटमेंट अगर मैं वाटर के साथ कराती हूँ, तो ये कह रहे हैं कि हमें जो B कंपाउंड मिला है वो वापस मिल जाएगा। तो देख लो, CaO plus H2O will give CaOH का होल ट्वाइस, और ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई ए बी सी एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। ऑलरेडी हमने सारे रिएक्शन लिख लिए हैं, हमें पता चल गया ए क्या है। ए है कैल्शियम, बी है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सी है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। हमने सारी चीजें आइडेंटिफाई कर दी है, हमने सारे रिएक्शंस भी लिख दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, a metal M does not liberate hydrogen from acids but react with oxygen to give a black color product. Identify M and black color product and also explain the reactions of M with oxygen. ठीक है, एक मेटल है जो कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती है, ठीक है। एक कोई मेटल है जो कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर रही है, उसका रिएक्शन कराना है हमें, और जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, ब्लैक कलर का होगा। यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, मेटल, देखो मेटल हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा जो कि ब्लैक कलर देता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और वो कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर से हमने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे कॉपर रहा होगा, तो ये हमारा कॉपर ऑक्साइड हो गया। ये किससे मिलके बनेगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड। अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। मेटल M does not liberate हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन का लिबरेशन नहीं हुआ है, बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर। और जब इस मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमें एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट मिला है जो कि है कॉपर ऑक्साइड। आइडेंटिफाई M, M हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, M है यहाँ पे कॉपर एंड ऑल्सो अ ब्लैक प्रोडक्ट, और यहाँ पे ब्लैक प्रोडक्ट है कॉपर ऑक्साइड। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन M विद ऑक्सीजन, और ये हमने रिएक्शन ऑलरेडी लिख दिया, इसी रिएक्शन की यहाँ पे बात चल रही है, इसका रिएक्शन हम शो करें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 was kept in an iron pot. After few days, iron pot was found to have a number of holes in it. Explain the reason in terms of reactivity and write the equation for the reactions involved. एक सोल्यूशन है CuSO4 का, उसको हमने आयरन पॉट के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स हो गए। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों हो गया। देखो, जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी तो वहां पे आपने क्या देखा था कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उनकी जगह से हटा देते हैं और फिर वो खुद वहां पे आ जाते हैं, तो रिएक्शन में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि आयरन का पॉट था, उसमें हमने रखा था कॉपर सल्फेट, ठीक है, आयरन के पॉट में कॉपर सल्फेट रखा था, क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव है, आयरन इज हाईली रिएक्टिव, तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, और अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। आयरन इज हाईली रिएक्टिव, इट डिस्प्लेस copper from its position and form iron sulfate.
और ये किस टाइप की रिएक्शन है? इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिर्फ उन्होंने इक्वेशन लिखने के लिए कहा था, तो आप इतना लिखकर आ सकते हो। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। When a metal X is treated with cold water, it give a base salt X with molecular formula XOH and इसका molecular mass कितना दिया? 40 दिया हुआ है। ठीक है, एक कोई मेटल है, X है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ, तो कोल्ड H2O है, और ये हमें क्या देगा? एक बेसिक सा सॉल्ट मिलेगा, यानी कि XOH मिलेगा। और इस XOH का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालती हूँ तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 40। ठीक है, तो अब देखो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 17 है, और हमें क्या चाहिए? वो 40 होना चाहिए मास। ठीक है, तो यानी कि अब x कितना बच गया, हमें ये देखना है। तो अगर हम 40 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 23 आएगा। अब देखो जितने भी आपने एलिमेंट्स लर्न किए हैं उसमें 23 मास किसका होता है? सोडियम का। ठीक है, सोडियम आता है 11 नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका मास होता है 23। तो यहां से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो x एलिमेंट होगा वो क्या होगा? सोडियम होगा। लिख देते हैं अब हम कि वो NaOH होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 40। यहां से हमने आइडेंटिफाई कर लिया x क्या है? सोडियम है। एक रिएक्शन हमने लिख दिया, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड लिबरेट अ गैस Z which is easily catches fire। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा कौन सी गैस लिबरेट होगी यहाँ से? NaOH। तो यहाँ पे अगर 2 कर दूं मैं, तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो 2Na और 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिफाई X, Y and Z and also write the reaction involved। रिएक्शंस हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं, हमें X, Y and Z आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे X क्या हो जाएगा? सोडियम है। Y क्या पूछा है इसमें हमसे? Y है हमारा ये प्रोडक्ट NaOH। ठीक है, X with the molecular formula and liberate Z which is easily catches fire। ठीक है, NaOH है और Z क्या है यहाँ पे हमारा? H2। तो हमने ये तीनों चीजें आइडेंटिफाई कर लिया है, आप देख लीजिए इनको एक बार। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है a non-metal X exist in 2 different form X and ZY। इसको X कर लेते हैं ना। Is the hardest natural substances whereas Z is a good conductor of electricity। Identify X, Y and Z। ठीक है, ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें एक नॉन मेटल दिया हुआ है, उसी के एलोट्रॉप्स है। एक ऐसा एलोट्रॉप जो कि हार्ड भी है, नॉन मेटल होने के बाद भी वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, एंड वो नॉन मेटल होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, 4th चैप्टर है आपकी बुक का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे नॉन मेटल क्या है हमारा? जो एक्स हो जाएगा वो तो है कार्बन। ठीक है, और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या हो जाएगा? डायमंड। यही है, नॉन मेटल होने के बाद भी वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। और जेड क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ये भी नॉन मेटल होने के बाद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ से हमने एक्स, वाई एंड जेड तीनों आइडेंटिफाई कर लिया है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The following reactions take place when aluminium
पाउडर इज हीटेड विद MnO2। ये रिएक्शन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, इज एल्यूमिनियम गेटिंग रिड्यूस्ड। हमें बताना है क्या एल्यूमिनियम यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन के कौन कौन से पॉइंट्स है, किससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी चीज रिड्यूस हो रही है या फिर ऑक्सीडाइज हो रही है। तो रिडक्शन के लिए है हमारे पास, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड इसमें है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लेना। अब इसमें बताना इज एल्यूमिनियम गेटिंग रिड्यूस, एल्यूमिनियम यहाँ पे एल्यूमिनियम है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम के पास, पहले एल्यूमिनियम अकेला था, अब एल्यूमिनियम के पास आ गया है ऑक्सीजन। तो हमें बताना है क्या एल्यूमिनियम रिड्यूस हुआ है। तो देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन, बट यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये रिड्यूस हो रहा है, नहीं, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, नो, एल्यूमिनियम गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब है बी, इज MnO2 गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब MnO2 का देखते ही क्या वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन में होता है हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लास्ट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ पे है MnO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, MnO2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, Mn है। देखो, सबसे पहले इसके पास ऑक्सीजन था, बट जैसे ही हमने प्रोडक्ट वाला पार्ट देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, और इन्होंने क्या पूछा है, क्या वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो, MnO2 is getting reduced। ठीक है, यहां से हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a metal that exists as liquid at room temperature is obtained by heating its sulfide in presence of air. Identify the metal and its ore and give the reactions involved। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं हम, मरकरी का उसके साथ हम हीट कर रहे हैं, किसके साथ, मरकरी को हम अगर सल्फर के साथ मिला के उसको हीट करते हैं तब क्या बनेगा। ठीक है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो लिक्विड मेटल है मरकरी, उसका हम सल्फाइड ले रहे हैं, तो हो जाएगा फॉर्मूला HgS इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन के साथ हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा HgO। ठीक है, और क्या बनेगा, SO2, यहां से HgO एंड SO2। अब बैलेंस कर देते हैं इसको, अगर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन की तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। अब देखो, मरकरी जो है वो बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 and 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो हमने इसको कर दिया है बैलेंस, अभी बिल्कुल एक बैलेंस रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द मेटल, मेटल क्या है यहाँ पे, मेटल है, ठीक है, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, give the formula of a stable binary compound that would be formed by combination of the following pair of the element। यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट दे रखा है, अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है,
ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में किए होंगे, फॉर्मूला बनाने वाले, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो आपसे इजीली फॉर्मूले बन जाएंगे। फर्स्ट है MgN, ठीक है, इसमें N2 है बट हम इनिशियली N लेते हैं। अब देखो क्या होगा, जो मैग्नीशियम होती है उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। अब इसको कर देते हैं हम, तो हमारा जो बनेगा वो बन जाएगा Mg3N2। इसको बैलेंस करते हैं हम, देखो Mg प्लस N2 विल गिव Mg3N2। यहाँ पे जो यहाँ पे मैग्नीशियम है वो क्या है 3 है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। नाइट्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब है B, लिथियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव, लिथियम का होगा, फॉर्मूला बनाते हैं, लिथियम एंड ऑक्सीजन, लिथियम का होगा 1 एंड ऑक्सीजन का है 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बन जाएगा Li2O। बैलेंस करने के लिए इधर 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तो इधर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है C, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन Al प्लस Cl2, तो ये हमारा बन जाएगा AlCl3, और बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम है, क्लोरीन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, और ये भी हमारा बैलेंस हो चुका है। D है K प्लस O2, ठीक है, K प्लस O2, तो ये हमारा बन जाएगा K एंड O। K की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की होगी 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बनेगा K2O। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे आएगी 2 और ऑक्सीजन ये हो जाएगा 2, ठीक है, तो 4 हो गए यहाँ पे, फिर इधर 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी और यहाँ से ये हो जाएगा 4K। अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, 4K, ठीक है। ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे 2 नहीं करना पड़ेगा ना ऑक्सीजन का, 4K प्लस O2, ठीक है। अब ये बैलेंस रिएक्शन है, 4 पोटेशियम है एंड 2 ऑक्सीजन है, ये ऑलरेडी अब बैलेंस हो चुका है, ठीक है। ये हमने टोटल आज इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि आपका एग्जाम कल ही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।